Hi, my dear friends. I am Harkesh Kumar Bulai, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Indore. Today, I will deliver the topics of imperfect competition. What is mean of the imperfect competition? When one condition of the perfect competition among all condition is not exist is known as imperfect competition. परफेक्ट कंडीशन की जितनी भी कंडीशन है, परफेक्ट कंपटीशन की जितनी भी कंडीशन है, उनमें से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। कोई भी एक कंडीशन, जैसे मैंने बताया, लार्ज नंबर ऑफ बायर, सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्राइस कांस्टेंट होती हैं, ये बहुत सारे करेक्टर बताए थे। अगर उनमें से कोई कंडीशन एक इसमें एग्जिस्ट नहीं होती है तो उसे इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो परफेक्ट मार्केट है, बट उनमें से एक कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं होती है तो वो इम्परफेक्ट मार्केट कहलाता है। इम्परफेक्ट मार्केट को चार टाइप्स हैं: मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी, डिओपोली एंड डिओप्सोनी, ओलिगोपोली एंड ओलिगोप्सोनी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी। मोनोपोली किसे कहते हैं? मोनो मीन्स होता है सिंगल, पोली मतलब होता है सेलर। ध्यान से सुनिए, मोनोपोली का मीन समझो। मोनो मीन्स होता है सिंगल, पोली मतलब सेलर, मतलब एक ही सेलर होता है जिस मार्केट में, उसे मोनोपोली मार्केट कहते हैं। दूसरा इसी में है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी, मोनो मीन्स होता है, अभी बताया मैंने, सिंगल, सोनी मीन्स होता है बायर। मोनो मीन्स सिंगल एंड सोनी मीन्स बायर। जिस मार्केट में एक ही बायर होता है उसे क्या कहते हैं? मोनोप्सोनी। तो जिस मार्केट में एक सेलर हुआ वो मोनोपोली, जिस मार्केट में एक बायर हुआ उसे मोनोप्सोनी। दूसरा डिओपोली एंड डिओप्सोनी। डिओ मतलब दो, पोली मतलब सेलर। जिस मार्केट में दो सेलर होते हैं उसे हम डिओपोली कहते हैं। डिओप्सोनी, जिस मार्केट में दो बायर होते हैं उसे डिओप्सोनी कहेंगे। ओलिगोपोली, जिस मार्केट में फ्यू सेलर हो, मतलब दो से ज्यादा सेलर होते हैं वो फ्यू हो जाते हैं। तो फ्यू सेलर हो जिस मार्केट में, ओलिगोप्सोनी। और फ्यू बायर होंगे उसे ओलिगोप्सोनी कहेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हो, क्या हो? जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर हो बट प्रोडक्ट डिफरेंट हो, होमोजीनियस नहीं हो। तो मैंने बताया था कि भाई परफेक्ट मार्केट की कंडीशन है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर एग्जिस्ट उसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। बट उसमें जो परफेक्ट मार्केट है उसमें क्या था? होमोजीनियस प्रोडक्ट था। इसमें क्या है? हेटेरोजीनियस या डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। तो हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक किसे कहेंगे? कि जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो, उसके साथ साथ क्या हो? डिफरेंट प्रोडक्ट हो उस मार्केट में, उस मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले है मोनोपोली, उसके फीचर्स समझेंगे। व्हाट इज फीचर्स ऑफ द मोनोपोली? फर्स्ट, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। इस मार्केट के अंदर एक ही सेलर, मैंने अभी बताया मोनो मीन सिंगल, पोली मतलब सेलर। जिस मार्केट में एक ही सेलर होता है उसे मोनोपोली कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आपको बता दी है कि सिंगल सेलर होंगे, लार्ज बायर होंगे। तो मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि एक ही बायर सेलर होगा और बाकी बायर होंगे। अंडर मोनोपोली देयर इज वन सेलर एंड देयरफॉर ए फर्म फेसेस नो कंपटीशन फ्रॉम अदर फर्म्स। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मोनोपोली प्राइस बाय हिज एक्शन। देखिए, जब मार्केट के अंदर केवल अकेला ही सेलर है तो वो, उसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होता, वो जैसे चाहे प्राइस रख सकता है। और कोई लार्ज नंबर ऑफ बायर वहाँ उस मार्केट में होते हैं। जब एक सिंगल सेलर है तो बायर तो ज्यादा है, होंगे ही। ऐसा थोड़ी है कि एक ही बायर रहेगा, खरीदने वाले बहुत होंगे पर बेचने वाले एक ही। तो वो प्राइस जितनी चाहे वो रख सकता है और उसकी प्राइस को कोई भी सिंगल से बायर है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उसको ये नहीं कह सकता कि भाई आप इतनी प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि है ही सिंगल मार्केट के अंदर, तो जितना चाहे वो प्राइस रखेगा। दूसरा इसमें no close substitute. Under monopoly there is no close substitute for the product sold by the monopolist. According to Professor Bolding, a pure monopolist is there for a firm producing a product which has no substitute among the products of any other firms.
देखिए, प्रोफेसर बोल्डिंग बताते हैं कि मोनोपोलिस्ट कभी भी इसके सिमिलर दूसरा जो एक प्रोडक्ट ए तैयार किया है तो इसके सिमिलर कोई दूसरा प्रोडक्ट तैयार नहीं करता, केवल सिंगल ही प्रोडक्ट रखता है। अदरवाइज आप ए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी और इसके सिमिलर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो उसको खरीदने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कॉफी और चाय दोनों सिमिलर प्रोडक्ट है, दोनों बेवरेज प्रोडक्ट हैं, दोनों दोनों पीने के काम आते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो दोनों पीने का काम आता है। अगर चाय की प्राइस बढ़ती है तो लोग कॉफी की तरफ जाना चाहते हैं और कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो चाय की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये मोनोपोलिस्ट होता है, वो कभी भी ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिंगली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है ताकि उसकी प्राइस कितनी भी रखे तो लोग दूसरे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएं। ऐसा प्रोफेसर बोल्डिंग बताते हैं। फिर तीसरा, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अंडर मोनोपोली न्यू फर्म कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री। मोनोपोली है वो दूसरी फर्म को मार्केट के अंदर अंदर एंटर नहीं होने देता। अगर दूसरी फर्म मार्केट के अंदर एंटर हो जाती है तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर बाई चांस मान लीजिए ये अकेला प्रॉफिट आराम से कमा रहा है, बाई चांस कोई फर्म मार्केट में एंटर हो जाती है तो इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो इसका नुकसान होने लग जाएगा। तो ये क्या करता है, किसी को एंटर नहीं होने देता और वो एक पंप प्राइमिंग पॉलिसी यूज करता है। कौन सी पॉलिसी? पंप प्राइमिंग पॉलिसी। पंप प्राइमिंग पॉलिसी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पंप प्राइमिंग पॉलिसी वो होती है कि जब न्यू फर्म मार्केट के अंदर एंटर होती है तो मोनोपोली क्या करता है, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा डाउन कर देता है। क्या करता है, प्राइस मार्केट के अंदर डाउन कर देता प्रोडक्ट की। तो न्यू फर्म है इतनी कम प्राइस में नहीं बेच पाता, जैसे एंटर हुआ पहले ही उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में बहुत सारी कॉस्ट लगी हुई है, अगर फिर भी वो उसकी प्राइस कम डिसाइड करते हैं तो उसे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो कवर ही नहीं कर पाएगा। तो मोनोपोली इतनी ज्यादा प्राइस डाउन कर देता है, लोग उसी से खरीदते हैं। जो नई फर्म आई है मार्केट में उससे बिल्कुल भी नहीं खरीदते। तो ऑटोमेटिकली नई फर्म आई है जो मार्केट में, वो मार्केट को छोड़ के चली जाती है। तो मोनोपोली अकेला ही रहता है, किसी को एंटर नहीं होने देता, एंटर होने भी देता है तो भगा देता है उनको पंप प्राइमिंग पॉलिसी यूज करके। फिर उसके बाद में प्राइस मेकर, मैंने परफेक्ट मार्केट में आपको बताया था कि परफेक्ट मार्केट में प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं। जो उनके मतलब सुपीरियर या डोमिनेंट फर्म है, डोमिनेंट इंडस्ट्री है, डोमिनेंट कंपनी है, वो जो प्राइस डिसाइड कर रही थी उसी को मार्केट में रहने वाले सेलर अडॉप्ट करके उसी से प्राइस पे बेच रहे थे। बट मोनोपोली प्राइस मेकर है, खुद ही प्राइस अपने हिसाब से तैयार करता है, बनाता है और उसी प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचता है, इसलिए इसे मोनो प्राइस मेकर भी बोलते हैं। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। discrimination Possibility of price discrimination. Price discrimination is defined as that market situation where a single seller sell the same commodity at two different prices in two different market at the same time, depending upon the elasticity of demand on two goods in their respective market. देखिए, मोनोपोली है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रखता है, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सेलर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेचता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मॉल के अंदर आप मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी तो सभी को एक ही दिखाई जाती है, बट उस मूवी का डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर है, डिफरेंट डिफरेंट जो वो मूवी देखने वाले उनसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। नीचे बैठने वालों को कम प्राइस, उससे ऊपर बैठने वालों को और ज्यादा प्राइस, और ऊपर बालकनी में बैठने वालों को सबसे ज्यादा प्राइस। तो मतलब क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्राइस है, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से चार्ज की जाती है एक ही प्रोडक्ट के लिए, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। फिर है मोनोपोली, इसका जो डिमांड करो मोनोपोली का वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इन इलास्टिक डिमांड करो मोनोपोली फर्म, डिमांड करो फर्म रिफ्लेक्टेड बाय इट्स एआर कर्व under monopoly is downward sloping, meaning that the monopoly firm can sell more at a lower price and less at higher price. The demand curve of monopoly firm is highly inelastic. This is because the product does not have any close substitute. Very nice. देखिए, इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि जो मोनोपोली उसका डिमांड कर्व है वो इन इलास्टिक होता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोप होता है, ऐसे डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ होता है। तो डाउनवर्ड स्लोप होता है, वो क्यों होता है ये बताया हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है।
दिस इज बिकॉज द प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि प्रोडक्ट इसका कोई भी दूसरा क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। प्रोडक्ट का एक ही सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाता है, दूसरे टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता। अदरवाइज दूसरा बना दिया तो लोग दूसरा परचेज करेंगे जो कम प्राइस में मिल रहा है। इसलिए ये कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, उसी प्रोडक्ट को सभी को खरीदना पड़ता है। इसलिए इसका डिमांड कर्व क्या होता है, नीचे की साइड में होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। फिर है डिओपोली। डिओपोली मैंने बता दिया, तो जिस मार्केट में दो ही सेलर होते हैं वो डिओपोली कहलाते हैं। डिओपोली इज मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर टू सेलर ऑफ कमोडिटीज सच that action of each seller has predictable effect on the other seller rivalry। इसमें दो सेलर होते हैं, तो दो सेलर में एक दूसरा जो डिसीजन लेते हैं, तो एक डिसीजन ले रहा है तो दूसरे पे उसका इफेक्ट पड़ता है। वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ए फर्म है मार्केट में ये डिसीजन लेगी तो बी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है। बी जो डिसीजन लेगी तो ए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। प्राइस रिजिडिटी एंड पोल स्वेजिंग डिमांड करो, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत सिंपल है। पोल स्वेज डिमांड करो ये कहता है कि दो ही इसमें सेलर होते हैं, मतलब दो रिवेलवरी होते हैं, दो कॉम्पिटिटर होते हैं, दो कंपनी वाले होते हैं, दो सेलर होते हैं। वो क्या करते हैं, अभी जो प्राइस रिजिडिटी किसे कहते हैं ये देखिएगा। दो सेलर हैं तो दोनों में देखिए, एक सेलर अगर प्राइस को कम कर रहा है तो दूसरा उसके साथ प्राइस को कम कर देता है। बट अगर एक सेलर प्राइस को बढ़ाता है तो दूसरा सेलर उसके साथ साथ प्राइस को नहीं बढ़ाता, जिसके कारण वो प्राइस बढ़ाते ही पहले वाले के क्या होते हैं, सेलिंग ज्यादा बढ़ जाती है, और जिसने प्राइस बढ़ाई है उसकी सेलिंग एकदम डाउन हो जाती है। तो यहाँ से जो डिमांड कर्व हुआ किंक हो जाता है, मतलब डाउनवर्ड, एकदम डाउन। पहले तो ऐसे चल रहा था, फिर जैसे ही उसने प्राइस बढ़ाई तो उसका डिमांड कर्व किंक हो गया। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, प्राइस रिजिडिटी या किंक डिमांड कर्व किसे कहते हैं, कि अगर एक कॉम्पिटिटर प्राइस को कम करता है तो दूसरा कॉम्पिटिटर भी उतनी प्राइस को कम कर देता है जितना पहले वाला किया है। अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपए है, तो पहले वाले ने 50 रखी, दूसरा वाला 50 ही रख रहा। बट अगर पहला वाला उसको 50 की जगह अगर 30 रुपए प्राइस कर देता तो दूसरा वाला भी उसे 30 रुपए ही कर देगा। बट अगर पहले वाले उसको बढ़ा देता है या दूसरा वाला उसकी प्राइस को बढ़ा देता है, तो पहला वाला अगर प्राइस को बढ़ा दिया 30 की जगह 35 कर दिया, तो दूसरा वाला बिल्कुल भी बढ़ाता नहीं है, प्राइस उतनी ही रखता है, जिसके कारण पहले वाले ने प्राइस बढ़ाई थी, जिसके कारण उसका क्या होता है, सेलिंग कम हो जाती है, उसका प्रोडक्ट सेल बिल्कुल एकदम गिर जाता है, दूसरे वाले का प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लग जाता है। इसलिए इसे किंक डिमांड बोलते हैं, कि डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है, उसकी सेलिंग बहुत कम हो जाती है जैसे वो प्राइस बढ़ा देता है। तो इसीलिए इसे प्राइस रिजिडिटी कर्व एंड स्वेज किंक डिमांड कर्व होता है, क्योंकि यहाँ किंक जैसी आकृति या जो भी शेप है वो बना लेता है ये। फिर उसके बाद में ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, व्हाट इज मीन ऑफ ओलिगोपोली। दो से ज्यादा सेलर होते हैं जिस मार्केट में, उसे ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। Market situation in which there are few firms producing either differential goods or closely differential goods. The number of firms is so small that every seller is affected by activities of other। अब ओलिगोपोली में क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोडक्ट तैयार भी करते हैं ये, और एक जो डिसीजन लेता है वो दूसरे पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, जो एक एक्टिविटी करता है उसका दूसरे पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसके भी कुछ फीचर्स हैं। Few sellers. There are few sellers in oligopoly market such that number of seller is small, that each and every seller is affected by एक्टिविटी ऑफ अदर। ये मैंने अभी बता दिया, फ्यू सेलर होते हैं, इसके अंदर दो से ज्यादा सेलर होते हैं, तो जो एक एक्टिविटी करता है वो दूसरे सेलर पे उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इंटरडिपेंडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट में इसका फीचर्स है ओलिगोपोली का, ध्यान रखिएगा। इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अंडर ओलिगोपोली। द नंबर ऑफ सेलर इज so less in market that each of these firms contribute a significant portion of total output. As a result, when any one of them undertakes any measure to promote sale, it directly affect other firms and they also immediately react. Interdependence, क्योंकि
कि इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होना, इंटरडिपेंडेंस होता है। मैंने बताया कि इसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा सेलर होते हैं, तो एक डिसीजन लेता है तो दूसरे पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर दूसरा डिसीजन ले रहा है तो पहले वाले पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड हो गए कि नहीं। कोई भी एक डिसीजन ले रहा है तो दूसरे वाले पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए वो क्या हो गए, इंटरडिपेंडेंस हो गए हैं। फिर उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ए फर्म अंडरटेक ओलिगोपोली में प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स विच इज कॉल्ड ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस सप्लाइड बाय द इंडियन ऑयल एंड एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि भाई ये अभी बताया कि इंडियन ऑयल है, कुकिंग करने के लिए इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ऐसे ही होमोजीनियस प्रोडक्ट तैयार करते हैं। Oligopoly may also produce differential product which is called oligopoly with product differential, for एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स। ये होमोजीनियस प्रोडक्ट भी तैयार करता है और हेटेरोजीनियस भी करता है। होमोजीनियस में जैसे मैंने बताया कुकिंग गैस सप्लाइड बाय द इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वैसे ही डिफरेंशियल प्रोडक्ट तैयार करता है जैसे ऑटोमोबाइल्स है। और barrier to entry, the existence of the oligopoly in the long run require the existence of barrier to entry of the new firm. Several factors such as unlimited size of market, requirement of huge initial investment, etc. create such barrier upon the entry of new firm. ये मतलब इन एक्टिविटियों के थ्रू वो क्या करता है कि बैरियर कर देता है कि कोई भी दूसरी फर्म है जो मार्केट के अंदर नहीं एंटर करे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करे, तो वो उसके जो भी नई फर्म आकर के मार्केट में है बिजनेस करती है उनकी एंट्री भी ओलिगोपोली रोकता है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैंने बताया लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, डिफरेंशियल प्रोडक्ट होता है, उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। इट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग डिफरेंशियल प्रोडक्ट विच आर सिमिलर इन नेचर बट नॉट होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंशियल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सॉप। मैंने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है। डिफरेंशियल प्रोडक्ट हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट होता है, जैसे कि साबुन है पर साबुन के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, तो वो डिफरेंशियल प्रोडक्ट है तो साबुन ही, पर वो एक ही ब्रांड का नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के हैं, इसलिए वो मोनोपोलिस्टिक है। देयर आर क्लोजली रिलेटेड गुड्स विद ए लिटिल डिफरेंस इन द ordered size, shape, we separate them from each other. The concept of monopolist competition was developed by an American economist, Chamberlain. It is a combination of परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। सिंपल सी बात है कि ये डिफरेंशियल प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, जिसको हम साइज शेप के आधार पर डिफरेंट कर सकते हैं। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसको डेवलप किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, वो है चैम्बरलिन। और ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसके फीचर्स हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, ये मैंने बता दिया कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशियल होते हैं जिसमें रियल डिफरेंस, आर्टिफिशियल डिफरेंस, ये बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है। पहले तो हम लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर को पढ़ते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इन इज लार्ज एंड each other act independently without any mutual dependence. Hence, the action of individual firm regarding change in price has no effect on the market price. The firm under monopolistic competition are not price taker. देखिएगा ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होता है, इसमें ये भी बताया कि प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। जब लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है तो वो डिसीजन लेते हैं तो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो जो प्राइस, बिल्कुल ये प्राइस टेकर नहीं होते हैं, ये अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं करते। जो रिगार्डिंग फर्म है वो प्राइस डिसाइड करती है और उनको फॉलो करते हैं। तो कुल मिला के है कि इतनी ज्यादा बायर और सेलर होने के कारण वो जो भी डिसीजन ले पाते हैं तो दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशियल प्रोडक्ट, क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि साबुन है, साबुन में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के साबुन होते हैं, तो साबुन तो है ही ना सारे के सारे, चाहे ब्रांड डिफरेंट हुई तो क्या हुआ, तो ब्रांड में ही डिफरेंट होता है, बाकी प्रोडक्ट वो ही होता है पर उसकी ब्रांड में डिफरेंशियल होता है। ये दो प्रकार का बताया गया, रियल डिफरेंशियल और आर्टिफिशियल डिफरेंशियल। रियल डिफरेंशियल differentiation, these type of product differentiation arises due to differences in the quality of inputs used in making
these products differences in location of firm and their sales services. लोकेशन और उसकी सेल सर्विसेज के आधार पर डिफरेंट होता है, रियल डिफरेंशिएशन होता है. आर्टिफिशियल, it is made by the sellers in the mind of the buyers of those product through advertisement attractive packing. जो माइंड में कॉन्सेप्ट जमा कर देते हैं जो बायर है उसके में, किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अट्रैक्टिव पैकिंग के थ्रू, उसे आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन कहते हैं. फिर है नॉन प्राइस कंपटीशन. इन दिस केस डिफरेंट फर्म्स में compete with each other by spending a huge sum of money on advertisement, keeping the product price unchanged. नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब प्राइस के आधार पर कंपटीशन नहीं करते, इसके अंदर एडवर्टाइज के अकॉर्डिंग, जो जितना ज्यादा आप एडवर्टाइज पे खर्च कर रहे हो उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा. आप प्राइस कम करके या ज्यादा करके डिसीजन नहीं ले रहे. इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ज्यादा से ज्यादा बिकेगा. वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंसिडर किया जाता है, उसे नॉन प्राइस कंपटीशन भी कहते हैं. मतलब आप कोई प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट, उसकी प्राइस कम करके ज्यादा नहीं बेच रहे, ज्यादा करके कम नहीं बेच रहे. आप क्या कर रहे हो, प्राइस तो जितनी उतनी रख रहे हैं दोनों के दोनों, बट वो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर रहे हैं. जिसका ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ही उसका ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंसिडर किया जाता है. सेलिंग कॉस्ट, expenditure incurred on the advertisements and sales promotion by firm to promote the sale of its product is called selling cost. सेलिंग कॉस्ट किसे कहेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट करने में, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, प्रमोशन करने के लिए जो हम कॉस्ट लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट लगाते हैं, प्रमोशन पे कॉस्ट लगाते हैं, उसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं. फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एग्जिट, इस मार्केट में कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, कोई किसी प्रकार का किसी पे बैरियर नहीं होता है या रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं. इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, अपने हिसाब से प्राइस पॉलिसी बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, जिसके कारण वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं. थैंक यू.